वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज़। तो जो ये PYQ सीरीज़ है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप देखिएगा इसको। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उसे अपनी कॉपी पे भी आपने अवश्य नोट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। जो पेड मेंबर है उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ही PDF मिल जाएगी, जो पेड नहीं है तो उन्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर PDF सेंड कर दूंगा मैं। तो देख लेते हैं, इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है आज इसका पहला। तो प्रश्न में पूछा गया 34 में, धरती धन ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है। पहले तो ध्यान रखिएगा, जो ये विधा कौन सी है, धरती धन ना अपना, ये आपकी उपन्यास विधा की रचना है। कौन इसके लेखक होंगे ये बताना है। विकल्प में है अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडे या फिर विवेकी राय। सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा 34 में। तो जो 34 में सही विकल्प हो जाएगा, जगदीश चंद्र की रचना हो जाएगी धरती धन ना अपना। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर है 35। इसमें क्या पूछा गया है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो विकल्प में है यहाँ पर जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या फिर हिंदी। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका 35 का सही विकल्प फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ताज। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 36। इसमें क्या पूछा गया है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या फिर प्रेमचंद। सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा उसका आपने चयन करना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 36 में, तो वो हो जाएगा आपका बाबू तोताराम। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगला प्रश्न 37। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यहाँ पर, विकल्प में है 36 हो गया ना, तो विकल्प में क्या क्या है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा। 37 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था सर्वप्रथम कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 38। इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है। बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा होगा, आनंद मठ, सुहाग के नूपुर, दुखमोचन या विषाद मठ। 38 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, विषाद मठ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 39। इसमें क्या पूछा गया है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प में है देवीशंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या फिर अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम होगा। 39 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका नामवर सिंह की ये पुस्तक हो जाएगी। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा 40। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। विकल्प में है आपके शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका, चल भाई तू क्यों आ रहा है, तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 40 में तो वो हो जाएगा आपका त्रिलोचन शास्त्री।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 41 इसमें पूछा गया है, प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक होंगे कौन है। उपन्यास विधा की रचना है ये प्रति परिकथा। कौन इसके उपन्यासकार होंगे? विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन या फिर जैनेन्द्र। 41 में सही विकल्प बताना है यहाँ। तो जो 41 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न देखिएगा, आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? आस्था के चरण निबंध संग्रह हैं ये। विकल्प में है निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र या फिर नगेंद्र। तो जो 42 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा नगेंद्र की हो जाएंगे ये। फिर अगला है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है कौन सी? विकल्प में है झोंपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे या फिर जूठन। तो जो 43 से सही विकल्प आएगा तो वो आएगा अपने अपने पिंजरे सी। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनी काल नहीं है, अर्थात मुंशी प्रेमचंद पर किसके द्वारा जीवनी नहीं लिखी गई है वो बताना है। विकल्प में है अमृत राय, हंसराज रहवर, शिवरानी देवी या मदन गोपाल। 44 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो वो होगा आपका हंसराज रहवर के द्वारा इनके ऊपर जीवनी नहीं लिखी गई है। बाकी जो अपने अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल इनके द्वारा लिखी गई है। फिर प्रश्न संख्या है 45, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? विकल्प में आएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह या फिर रघुवीर सहाय। तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 46, निम्नलिखित में से आत्मजय के रचनाकार हैं। विकल्प में है नागार्जुन, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी या फिर नरेश मेहता। तो जो 46 में सही विकल्प आएगा तो वो आएगा कुंवर नारायण। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 47, इसमें पूछा गया है, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? विकल्प में देखिएगा यहाँ पर है जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज समृति या तुलसीदास। तो जो 47 में सही विकल्प होगा तो वो होगा सरोज समृति। वैसे तो जो भी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं ये सारी की सारी हैं निराला जी की रचनाएं, परंतु जो शोक गीत के तौर पर जाना जाता है वो सरोज समृति होगा। सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 48, इसमें पूछा गया प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? विकल्प होगा इलाहाबाद, पटना, भोपाल, लखनऊ। तो 48 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो कौन सा है? लखनऊ में हुआ था ये। अगला जो प्रश्न है 49, इसमें पूछा गया है आपसे, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाले रचनाकार हैं। तो वो कौन से रचनाकार थे जो यात्री नाम से भी कविताएं लिखते थे? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प में है नागार्जुन, रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर या फिर केदारनाथ अग्रवाल। सही विकल्प होगा 49 में तो वो हो जाएगा आपका नागार्जुन। हाँ, एक और बात, कोई भी क्वेरी हो एलटी टेट के कोर्स से संबंधित, एलटी कमीशन के कोर्स से संबंधित या फिर नोट से संबंधित, तो आपको कहाँ पर संपर्क करना है? इस नंबर पे नहीं करना है। नंबर आपको लिखवा देता हूँ, 76 500 17 294, 76 500 17 294। इस पर व्हाट्सएप करिए, कोई भी क्वेरी होगी नोट से संबंधित या फिर कोर्स लेने से संबंधित तो आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 50, क्या पूछा गया है इसमें? स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? विकल्प में है राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल। 50 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा उपेंद्र नाथ अश्क।
अगला है 51, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। जो ये पुस्तक है इसमें विकल्प हैं आपके निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर बच्चन सिंह। तो जो 51 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी की ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 52, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार हैं। विकल्प में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो कौन सा सही विकल्प होगा एक साहित्यिक की डायरी के? 52 में जो सही विकल्प आएगा तो वो होगा आपका गजानंद माधव मुक्तिबोध सी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 53, इसमें क्या पूछा गया है, किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प में है यहाँ पर अकाल में सारस, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, यहाँ से देखो। 53 में जो सही विकल्प कौन सा होगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। यहाँ पर देखिएगा थोड़ी से एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ। केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कविताओं के लिए मिला, विशेष रूप से जो उनकी कविताओं के संग्रह है अकाल में सारस के लिए, जिसके लिए उन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह केदारनाथ सिंह के संबंध में कुछ अलग से जानकारी दी गई है, ये भी देख लीजिएगा। जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ इनका 7 जुलाई 1934 को, मृत्यु हुई इनकी 19 मार्च 2018 को। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी देखिएगा। केदारनाथ सिंह को 2013 में जो 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह भी दिया गया था। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी देखिए। अकाल में सारस, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं होंगी। जो केदारनाथ सिंह हैं ये साहित्य अकादमी के महत्वपूर्ण सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी आपको अलग से फैक्ट पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 54, चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं। चंद हसीनों के खतूत, विकल्प है यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त, भगवती चरण वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उगर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 54 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका पांडे बेचन शर्मा उगर। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं। कौन होंगे माटी की मूर्तों के रचनाकार? 55 में जो सही विकल्प होगा तो विकल्प देखिएगा पहले फणीश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर महादेवी वर्मा। 55 में जो सही विकल्प होगा रामवृक्ष बेनीपुरी इसके रचनाकार होंगे। अगली जो बात की जाए 56 में, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? विकल्प में है 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, बाबा भारती या फिर सुखमय जीवन। 56 में कौन सा सही विकल्प होगा अभी मैं समझाता हूं आपको। 56 इन्होंने गलत प्रश्न पूछ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? नहीं की बात नहीं की जा रही है तो नहीं यहाँ से हटा दो। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की होगी तो वो होगी सुखमय जीवन। उसने कहा था ये भी इन्हीं की कहानी होगी, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है 57, इसमें पूछा गया है ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं कौन? विकल्प में है संजीव, राकेश वत्स, रणेंद्र या फिर चित्रा मुदगल। 57 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा रणेंद्र। ग्लोबल गांव का देवता जो रचना है इसके रचनाकार होंगे रणेंद्र। फिर अगली रचना है यहाँ पर 58, इसमें पूछा गया है हिंदी यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान तक के लेखक हैं। पहले तो ध्यान रखिए जो आखिरी चट्टान तक है ये संस्मरण है,
इसके लेखक कौन होंगे? विकल्प की बात की जाए तो रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नेमिचंद्र जैन, रांगे राघव। तो सही जो विकल्प होगा आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की ये संस्मरणात्मक रचना होगी। अगला प्रश्न देखिएगा 59। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं। जमाने में हम ये आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन होंगे? तो विकल्प है मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मला जैन, मैत्रेयी पुष्पा। 59 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका निर्मला जैन। अगला प्रश्न देखिएगा 60। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संस्मरणों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? 60 ये सारे के सारे संस्मरण हैं, अनुक्रम यहां पर सही बतलाना है। तो सही जो विकल्प होगा तो सीधे हम उस तरफ चलते हैं, तो वो होगा विकल्प डी। सबसे पहले आएगा पदम पराग, जंगल के जीव, हमारे आराध्य, पथ के साथी। ये सही विकल्प होगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, देखिएगा इसके संबंध में। देखिएगा जो पहली कृति मानी जाती है, कौन सी कृति? हिंदी के प्रथम संस्मरणकार के तौर पर जाने जाते हैं पदम सिंह शर्मा। इनकी जो संस्मरणात्मक कृति का नाम है पदम पराग। कब की है? 1929 की। तो पहले तो यही होनी थी। उसके पश्चात जो रचना थी तो दूसरे नंबर पे जंगल के जीव 1949। फिर जो अगली रचना होगी यहाँ पर कौन सी थी? हमारे आराध्य थी। हाँ, हमारे आराध्य 1952 और अंत में थी पथ के साथी 1956। महादेवी वर्मा की रचना है ये। एक बार यहाँ पर आपको मैं रिवीजन करवा लेता हूँ क्योंकि भविष्य की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये जो डायग्राम टाइप का दिया है आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है। इनकी जो प्रमुख रचना है पदम पराग सन 1929 में प्रकाशित हुई। यहाँ पर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनके संस्मरण है अनुमोदन का अंत 1905, सभा की सभ्यता 1907। बालमुकुंद गुप्त की बात करें तो इनका होगा हरिऔध का संस्मरण। श्री राम शर्मा की बात करें तो यहाँ पर इनका कौन कौन से हैं? शिकार 1936, बोलती प्रतिमा 1937, भाई जगतनाथ, प्राणों का सौदा 1939, जंगल के जीव 1949। रामवृक्ष बेनीपुरी की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका लाल तारा 1938, माटी की मूर्तें 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेहूं और गुलाब 1950, जंजीर और दीवारें 1955, मील के पत्थर 1957 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो महादेवी वर्मा है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके सारे के सारे संस्मरण आपको पता होना चाहिए। जैसे अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, क्षणदा 1957, स्मारिका 1971। एक बार मैं आपको फिर से महादेवी वर्मा के इन संस्मरणों का रिवीजन करवा देता हूँ। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, पथ के साथी 1956, क्षणदा 1957, स्मारिका 1971। बात की जाए आगे रामनरेश त्रिपाठी की, इसमें है 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942। अगला देखिएगा यहाँ पर बनारसी दास चतुर्वेदी, हमारे आराध्य 1952 इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई 1953 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीप जले शंख बजे 1959, माटी हो गई सोना 1959। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। भविष्य की परीक्षा है तो यहाँ से डायरेक्ट एक नंबर का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, देखना। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ, अब जीके सेक्शन आ गया। यहाँ पर जीके सेक्शन देखिए, भादल हिमनंद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? भादल हिमनंद। तो बात की जाए लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा या फिर चंबा। 61 में कौन सा सही होगा?
कांगड़ा, कांगड़ा में है भादल हिमनद। अगला देखिएगा, इमला बिमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा, कुल्लू, मंडी या फिर शिमला। 62 में सही विकल्प बताना है आपने। तो जो इमला बिमला घाटी है ये आपके मंडी जिले में स्थित होगी। फिर अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा, 63 क्या पूछा गया है? मानतलाई झील किस घाटी में स्थित है? सैंज, मणिकर्ण, बंजार, नैनगाहर। तो जो सही विकल्प होगा 63 में तो वो होगा मणिकर्ण में है मानतलाई झील, या फिर आप इसे रूपी वैली में भी कह सकते हैं और कुल्लू में भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सारे कुल्लू के ही क्षेत्र है, फिर काफ़ी डीपली ये प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 64, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मिंदल बासिनी देवी की मान्यता है या फिर मंदिर है? विकल्प है यहाँ पर डोडरा कवार, पांगी, सांगला, राजगढ़। 64 की बात की जाए तो सही विकल्प होगा पांगी में है मिंदल बासिनी देवी का मंदिर। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर पूछा गया है 65 में, वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं? विकल्प है यहां पर डांगी, करथी, हरण, कमर। 65 में जो सही विकल्प आएगा तो वो हो जाएगा आपका डांगी, वह नृत्य है। 65 में ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 66, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नहीं माना जाता? प्राचीन नहीं माना जाता, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या फिर सुकेत। 66 में जो सही विकल्प आएगा तो वो होगा सुकेत। अगला प्रश्न देखिएगा 67, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला था? मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा। वर्तमान जिलों के बारे में बात करेंगे हम क्षेत्रफल के आधार पे तो लाहौल स्पीति था, परंतु जब 1948 में बना पुराना हिमाचल जिसे कहते हैं तो उस समय ये जिले थे। ठीक है ना, तो इसमें बताना था क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा बड़ा जिला था। 67, तो जो 67 की बात की जाए तो ये था महासू। 67 महासू। फिर अगला जो प्रश्न है 68, इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? विकल्प है यहाँ पर हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, चंबा। तो 68 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा हमीरपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है? यह अब स्टैटिक जीके के तौर पे भी पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। 69 में कौन सा सही विकल्प होगा? 80%, 85%, 90% या फिर 95%। सी का सही विकल्प होगा 90%। अगला है 70, भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले में किस स्थान पर है? विकल्प है नेरी, ताल, डिडवी, टिक्कर या फिर रैल। 70 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका ताल। फिर देखिएगा 71, इसमें पूछा गया है सुगम्य भारत अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प है अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों से, परित्यक्ता महिलाओं से। 71 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों से संबंधित। फिर है प्रश्न संख्या यहाँ पर 72, मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने लगभग कितने वर्षों तक अनशन रखा? विकल्प है 4 वर्ष, 15 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष। 72, 16 वर्षों तक इन्होंने अनशन रखा।
अगला है 73, यहाँ पर पूछा गया भारत के किस राज्य में गौ सेवा आयोग स्थापित किया गया? तो वो है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या असम। 73 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया था, तो 73 का सही कोई नहीं होगा। अगर हम इस प्रश्न को सर्च करते हैं गूगल पे, तो बोर्ड ने पता नहीं किस आधार पर इसे गलत किया है। तो जो भारत के यहाँ पर देखिएगा, भारत के हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में गौ सेवा आयोग स्थापित किया गया था। हरियाणा राज्य में गौ सेवा अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत स्थापित है, जो गायों के संरक्षण और कल्याण के लिए है। और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अधिनियम 1999 के तहत स्थापित है। तो इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो आप यहाँ से उत्तर कर सकते हो। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर तो ये प्रश्न गलत है, परंतु अगर नॉर्मल बात करें, हम जब गूगल सर्च करते हैं तो हरियाणा यहाँ पर उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 74, 2016 के रक्षाबंधन के अवसर पर 18 अगस्त को निम्नलिखित में से किसे राजस्थान सीमा पर सैनिकों को राखी बांधने के लिए चुना गया था? अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण या फिर सुषमा स्वराज। तो जो सही विकल्प होगा 74 का, तो वो होगा अनुप्रिया पटेल को। स्टैटिक प्रश्न है ये भी आपका। अगला प्रश्न है यहाँ पर 75, मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत किस दिन को बेटी दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया? 26 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त, 11 अगस्त। 75 में सही विकल्प बताइएगा। 11 अगस्त। यहाँ से आपने ध्यान रखना है, मेनका गांधी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है 76, क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? रियो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले शरणार्थी दल में कुल कितने खिलाड़ी हैं? जो रियो ओलंपिक हुई थी उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो 76 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका 10। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बने हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। ये थोड़े से हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि जो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे आपके पेरिस में। इसमें कुल 32 खेलों में 329 इवेंट्स हुए, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते? 6 पदक जीते। ये ध्यान रखिएगा आप। सारा का सारा एक एक प्रश्न का निर्माण करेगा फैक्ट यहाँ पर। ठीक है। फिर ये बात अगर आपसे पूछी जाएगी कि जो ये पदक थी, पदक तालिका, इसमें भारत ने स्वर्ण कितने जीते? 0 स्वर्ण जीता था। सिल्वर कितने जीते? 1। और कांस्य कितने जीते? 5। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके पश्चात जो भविष्य में ओलंपिक खेल होंगे तो ये किस देश में या किस शहर में होंगे? तो ये होंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब होंगे? 2028 में। किस शहर में होंगे? लॉस एंजिलस में। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। फिर देखिएगा अगले प्रश्न को, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? 15 अगस्त 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसके सम्मान में एक स्टैंप जारी किया गया था? विकल्प में है उस्ताद अजमत अली खान, AR रहमान, MS सुब्बालक्ष्मी या फिर अमिताभ बच्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। वैसे तो ये हो गया स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, फिर भी जो करंट अफेयर आप कौन कौन से पढ़ते हो इसका ध्यान रखना है। ईयरली मैगजीन ले लीजिएगा कोई, या फिर डेली जो करंट अफेयर करवाते हैं चैनल, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। 77 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा MS सुब्बालक्ष्मी। अगला जो प्रश्न होगा यहाँ पर 78, कोमागाटा मारू घटना, जिसमें लगभग 20 भारतीय कलकत्ता बंदरगाह पर भारतीय ब्रिटिश पुलिस के हाथों मारे गए, किस वर्ष ये घटना हुई थी? विकल्प में है 1910, 1914, 1916 या फिर 1919। 78 में सही विकल्प कौन सा होगा?
तो ये होगा 1914 की घटना है ये। अगला है 79, क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो रोज वहाँ के महान क्रांतिकारी और भूतपूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो के क्या लगते हैं। काफ़ी गहरा प्रश्न पूछा गया है ये। खैर इस तरह के प्रश्न भविष्य में मुझे लगता है संदेहजनक है, नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी उत्तर बता देता हूँ सीधे। तो ये भाई लगते थे। कई बार ना एग्जामिनर पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। खैर वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है ये क्या पूछना है उसने। प्रश्न संख्या 80, ब्रिटेन में जून 2016 को हुए जनमत संग्रह में लगभग कितने प्रतिशत वोट यूरोपीय संघ को छोड़ने के पक्ष में पड़े थे। 51.9%, 52.63%, 54.47%, 55.92%। सही विकल्प कौन सा होगा उसका चयन करना है 80 में। तो जो 80 का सही विकल्प होगा तो वो होगा 51.9%। कब हुआ था ये जनमत संग्रह? 2016 में। आगे फिर से अब जीके करंट अपने हिंदी वाले क्वेश्चन आगे इन्हें देख लेते हैं हम। क्या पूछा गया है 81 में? तो 81 में पूछा गया है कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है निम्न में से। विकल्प में है राजस्थानी हिंदी, पंजाबी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। 81 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो 81 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा पंजाबी हिंदी। ये हिंदी की उपभाषा नहीं है। बाकी राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी ये होंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। विकल्प में है कौरबी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली। 82 का बताइएगा। तो 82 में सही होगा बघेली। अगला है यहाँ पर 83, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? सघोष ध्वनि कौन सी है? विकल्प में है ह, श, श, स। तो 83 का जो सही विकल्प होगा सघोष ध्वनि कौन सी है? ह, विकल्प ए। बाकी श, श, स ये होंगे अघोष। थोड़ी सी यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट है। घोष वर्णों के उदाहरण देखिए। घोष के ग, घ, ज, झ, द, ध, ढ, ढ, ब, भ, य, र, ल, ब, ह, ण, म। ये है थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए घोष वर्णों के बारे में कुछ बातें। घोष वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन होता है और गूंज जैसी आवाज आती है। याद रखिए स्पर्श वर्णों में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का इस्तेमाल होता है उसे अघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्णों के उदाहरण है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध, त, थ, प, फ। ये हैं। फिर आगे है स्पर्श वर्णों में हर वर्ग का पहला, दूसरा और श, श, स अघोष होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 84, प्रारंभ शब्द में प्रवर्ण का स्वरूप क्या है? किस प्रकार से प्र लिखा गया है इसमें ये बतलाना है यहाँ पर 84 में। तो जो 84 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी के अनुसार प आधा होगा, र पूरा होगा। ठीक है, ये सही रूप होगा। अगला है 85, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? विकल्प में है अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र या फिर गदाधर भट्ट। तो 85 में जो सही विकल्प आएगा तो वो होगा आपका गदाधर भट्ट। ये आपके आदिकाल से नहीं होंगे, ये होंगे भक्ति काल से। अमीर खुसरो, हेमचंद्र, विद्यापति ये तीनों ही आदिकाल से संबंधित होंगे। अगला जो प्रश्न है 86, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विकल्प में है विद्याधर भट्ट, केदार, श्रीधर या फिर जगनीक।
तो 86 की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका विद्याधर, ये नहीं होंगे। बाकी आपके भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनीक होंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 87 में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? बात की जाए तो 342, 343, 344, 345। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा 87 का, तो वो हो जाएगा आपका 343A। अगला है 88, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। विकल्प में है गरीब, गरीबी, गरीबों, गरीबतम। तो 88 का सही विकल्प होगा यहाँ पर गरीबी भाववाचक संज्ञा होगी। अगला है यहाँ पर 89, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम बताइए। क्या यहाँ पर प्राकृत सबसे पहले आएगी, फिर पाली आएगी, फिर अपभ्रंश आएगी, क्या अभट्ट आएगी? कौन सा सही विकल्प होगा 89 में? तो देखिए, सबसे पहले आएगी आपकी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अभट्ट। ये क्रम सही होगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है 90, संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 90 का सही विकल्प बताइएगा। तो 90 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 8वीं। अगला प्रश्न देखिएगा 91, उन्नयन में संधि विच्छेद है। तो विकल्प में है उत्धन नयन, उन्धन अयन, उन्धन नयन, उत्धन नयन। 91 कौन सा सही है? तो उत्धन नयन। तो सही विकल्प होगा विकल्प ए, और ये है व्यंजन संधि, ये भी याद रखिएगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए, ये अलग से फैक्ट आपको यहाँ पर दर्शाए हैं, इसे भी आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। फिर प्रश्न संख्या है 92, पूछा गया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। किसका कथन होगा ये? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, जॉन गिलक्राइस्ट, कामता प्रसाद गुरु या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। 92 में सही विकल्प बताना है। तो 92 का जो सही विकल्प होगा कामता प्रसाद गुरु सी। फिर अगला प्रश्न है 93, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसा ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? विकल्प में है सुनीति कुमार चटर्जी, या चौटुर्य कहा गया है, चटर्जी भी है ये, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। 93 का सही विकल्प बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल। अगला है 94, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। कथन किस आलोचक का है? तो विकल्प है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो 94 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिएगा 95, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? विकल्प में है असंगति, अतिशोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना। 95 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका अतिशोक्ति अलंकार। अगला देखिएगा 96, जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बतलाया जाए तो अलंकार होता है। विकल्प में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। तो 96 में जो सही विकल्प होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बतलाया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार। याद रखिएगा कौन सा अलंकार? व्यतिरेक अलंकार। व्याख्या देखिएगा यहाँ पर, व्यतिरेक अलंकार में क्या है? इस अलंकार में कवि उपमेय, इस अलंकार में कवि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है,
को उपमान जिससे तुलना की जाती है से अधिक या श्रेष्ठ बताकर उसकी महिमा या विशेषता को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण देखिएगा, यश और प्रताप शशि और सूर्य से भी बढ़कर हैं। यश और प्रताप शशि और सूर्य से भी बढ़कर हैं, ये व्यतिरेक है। मेरी आंखों में चांदनी भी फीकी है। मेरी आंखों में चांदनी भी फीकी है, तो ये देखिए चांदनी को फीकी कह रहा है अपनी आंखों से, तो ये भी व्यतिरेक है। अन्य अलंकार देखिएगा, रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार है जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, तो रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये इसमें से कोई नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर 97, अवधि का संबंध हिंदी की किस उपभाषा से हुआ है? विकल्प में है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। 97 में जो सही विकल्प आएगा तो वो होगा पूर्वी हिंदी से। भाई इस साइड हो जाए। ये 98, निम्न में से कौन सी बोली शौरसेनी अपभ्रंश की है? तो 98 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बुंदेली। अगला है 99, इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा तो वो होगा क्रिया का। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से, तो सही विकल्प होगा विकल्प ए। तो देखिएगा मित्रों, कुछ इस प्रकार से आज का ये प्रश्न पत्र हमारे समक्ष था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल आंसर की भी है। एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या LT टेट की, LT कमीशन की, इसके लिए हमारे पास सॉफ्ट और हार्ड रूप से, कैसे सॉफ्ट और हार्ड दोनों तौर पर PYQ से तात्पर्य होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बुकलेट पड़े हुए हैं, ठीक है ना। 10 लगभग 10 वर्षों के हैं ये। कोई भी नहीं लेना चाहता है तो जो यहाँ पर 76 500 17 200, नंबर बता देता हूँ, 76 500 17 294, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा क्यों ना हो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। PYQ के तौर पर सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, लगभग 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। अगर तैयारी करते हैं तो आपको, अगर चाहे आप सॉफ्ट कॉपी के तौर पर लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होगी, अगर हार्ड कॉपी के तौर पर लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। बाकी अगर कोई कोर्स लेना चाहता है LT टेट या LT कमीशन के लिए, वो भी अवेलेबल है, और नॉर्मल नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं दोनों के लिए, ठीक है। कोई क्वेरी रहती तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आपने व्हाट्सएप करना है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जो वहाँ पर जाकर डायरेक्ट भी आप मैसेज कर सकते हो, 76 500 17 294। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।